देखिए, जब हम इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट या फिर डाइवर्सिटी किसी की भी बात करते हैं ना, तो उसमें क्या है ना कि हमके सबसे पहले हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट या फॉरेस्ट या फिर बायोडाइवर्सिटी ही कौन से एक्ट के अंदर आता है, मतलब कौन से लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट। तब यहाँ से ये क्या चीज़ हमको पता चलती है, यहाँ से हमको ये चीज़ पता चलती है इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। ये बेसिक है। अब देखिए कि मैं वहाँ पे चीज़ नोटिफाई करूँगा जहाँ पे केवल सेंटर पिक्चर में आएगा। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। अब ये ऐसे एक्ट है ना जहाँ पे स्टेट का कोई रोल ही नहीं होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ ध्यान रखना है कि जो कि इन्वायरमेंट एक कॉन्करेंट लिस्ट है, मतलब कि सेंटर स्टेट दोनों इसमें पिक्चर में आते हैं। फिर भी ये नहीं कहीं सेंटर डोमिनेट करता है, उसका रीजन भी है ताकि पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1927 है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है ना कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 आया था। देखिए इसमें इंडिया ब्रिटिश इंडिया था, राइट। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि उसमें मैंने कोई इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं थी इंडिया में। उसमें एक डिपार्टमेंट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। ये लाया क्यों गया था, जानते क्यों ये लाया गया था? बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए कि फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट है ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सब है। इसमें पूरी पावर स्टेट को दी गई थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद 1948 में आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 है। अब इसमें कुछ लोग सोचेंगे कि ये भाई ये फॉरेस्ट से कैसे लिंक है, क्योंकि इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन होता था ना उसको रोकने की बात कही गई थी। तो मतलब वहाँ से लिंक हो जाता है फॉरेस्ट से। ये तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर रहा है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर 1972 में आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है। उसी से इंस्पायर होकर इंदिरा गांधी जो है ना बायोलैब प्रोटेक्शन 1972 लाती है, ठीक ना। और ये जो बेसिकली जो है ना ये एक बहुत मेजर एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड हैबिटाट्स। ध्यान रखना, इसमें 2022 में अमेंडमेंट हुआ है ना। जो पहले 6 शेड्यूल थे अब 4 शेड्यूल हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के अंदर बहुत सारी बॉडी बनाई गई हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो आपके आज पेपर में आया है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इसी के अंदर बनाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर 1974 में वाटर एक्ट आता है। वाटर इज लाइफ, राइट। तो है ना, देखिए क्या है, इसके अंदर बहुत सारी बॉडी बनाई गई हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ध्यान रखना। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना ये 1974 के अंदर तो बनाया गया है, पर जो इसको जो पावर है ना वो 1981 के एयर एक्ट से मिलता है, और जो इसको टेक्निकल सर्विस है ना वो 1986 के इन्वायरमेंट एक्ट से मिलता है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा बेसिकली, यहाँ थोड़ा सा ट्रैप है। फिर आपको बताएं 1980 में जो है ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आ जाता है, ध्यान रखना। ये सब ध्यान रखना है, सब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आएगा सब। इसमें 2022 में अमेंडमेंट भी हुआ है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फॉरेस्ट कवर फिर ट्री कवर की बात इसी में कही गई है, और इसके अंदर जो वायलेशन करेगा ना नॉन वेलेबल के अंदर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर 1981 में एयर एक्ट आ जाता है ना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। इसमें भी वही बॉडी है, कौन सी बॉडी? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ध्यान रखना, इसका चेयरमैन जो है कोई मिनिस्ट्री वगैरह नहीं होता है, इसका चेयरमैन आप खुद बन सकते हैं। मतलब कि यदि आप IAS हैं, अगर रिटायर्ड हो गए हैं तो आपका इसका चेयरमैन बनाया जा सकता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डाटा अपॉइंट करेगा। मतलब कि इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए तो इसका चेयरमैन बन जाएगा। तो IAS भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और एक ऐसी और पार्टी है जिसका चेयरमैन जो है ना कोई मिनिस्टर नहीं होता, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसका भी चेयरमैन IAS बन सकता है, इसलिए कहता हूँ पढ़ाई लिखाई कीजिए, है ना, क्योंकि आप इसका चेयरमैन बन सकते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा। ये है। फिर 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए क्या है ना, ये एक अम्ब्रेला है, आज तक की सबसे पावरफुल एक्ट है, क्योंकि इसी के अंदर कोस्टल रेगुलेशन जोन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वेटलैंड रूल्स जो मैंने पूछा था, और इको सेंसिटिव जोन सब इसी के अंदर बनाए गए हैं। हाँ, ये हो गया। फिर अंदर क्या है, फिर एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आती है 1988 में, ध्यान रखना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वो किसके लिए था? फॉरेस्ट मतलब जो है ना उसमें क्या था ना कि फॉरेस्ट कवर की बात कही थी, लेकिन गोल नहीं बनाया था कि कितना हमको गोल करना है। 33% गोल जो है ना इसी से आया था। तो ध्यान रखना, वो एक्ट है, ये पॉलिसी है, इसी ध्यान रखेंगे। ये एक्ट नहीं है, वो एक्ट वो था, पॉलिसी ये है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 आता है, ध्यान रखना। भोपाल में ट्रेजेडी हुई थी ना 1984 में, तो उसी के लिए बनाया गया था एनवायरमेंटल रिलीफ फंड। तो यूपीएससी ऐसा पूछेगा कि है ना कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के रिस्पेक्ट में कौन सा एक्ट आया था पिक्चर में? 1986, बिल्कुल गलत जवाब। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 आया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन आता है 1992 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसी से इंस्पायर होकर अटल बिहारी वाजपेयी लाते हैं क्या? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, और इसमें 2021 में अमेंडमेंट हुआ है।
चूँकि इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और यही वो बॉडी है जिसमें 3 स्तर की बात की गई है, नेशनल, स्टेट और ब्लॉक लेवल में, ठीक ना। ये हो गया। फिर देखिए क्या है, इसी के रिस्पेक्ट में बनाया गई थी वो बॉडी। कौन सी बॉडी? जिसका चेयरमैन आप बन सकते हैं। कौन? IAS है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसी के थ्रू बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिंक करना है किसके थ्रू? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के थ्रू। फिर देखिए 2006 में एक अच्छा एक्ट आता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो पहला राइट है, ओनली राइट है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर आता है। ये राइट बेस्ड मूवमेंट है, मतलब राइट बेस्ड राइट्स है ना। हाँ, फिर 2008 में नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज आता है। ये वही है जो OPSC पूछता है, इसमें 8 मिशन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2010 में NGT आया था, ठीक ना। ये जो है ना एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ओनली क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया, हाँ, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। फिर 2016 में वेटलैंड रूल्स आया, किसके थ्रू? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू, ये मैंने बताया है। हाँ, वेटलैंड कंजर्वेशन की बात करता है ये। फिर 2018 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आता है, ऐसे ही आया था। मोदी बोले कि भाई मैं खाली बैठा हूँ, लोग कर देते हैं रोड मैप, तो ऐसे ही आता है, ऐसे पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। तो देखिए ये है ना। फिर बाद में अमेंडमेंट हुआ, मैंने को बता ही दिया है कि लास्ट जो अमेंडमेंट है ना वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2022 ही है। तो देखिए ये मेजर जो है ना इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आपको कह दिया, आपको ये पता है ना ऑर्डर्स और कौन उसका क्या बेसिक करता है, तब भी आप आंसर दे सकते हैं। तो कहने का मतलब जानते क्या है कि 4-5 मेजर एक्ट हैं अभी तक। अगर मैं बात करूं, जैसे एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो स्पीसीज स्पेसिफिक है, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो फॉरेस्ट लैंड की बात करता है, और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है ना, ये राइट बेस्ड मूवमेंट है जो कि ट्राइबल राइट्स की बात करता है। और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ये इन्वायरमेंटल रूल्स की बात करता है। तभी तो इसके अंदर बहुत सारी बॉडी बनाई गई हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये जो है ना जेनेटिक रिसोर्स की बात करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे OPSC ट्रैप क्या कर सकता है? ट्रैप ये कर सकता है कि है ना कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, दोनों अलग अलग चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट है, दोनों अलग चीज़ है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो जेनेटिक रिसोर्स की बात करता है, और जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो एनिमल्स स्पेसिफिक है, स्पीसीज स्पेसिफिक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो मैंने बता ही दिया है कि वाटर एक्ट से बनाया गया है और पावर उसको एयर एक्ट से मिलती है। तो देखिए ये मेजर समरी था इसका, है ना। इसको आप 1-2 बार देख लेंगे, पूरा रिकॉल हो जाएगा बेसिकली।